हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर। यानी कि लोगों ने कब विद्रोह किया था। 1857 में बहुत तकड़ा विद्रोह हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था वो सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आप फिगर देख सकते हो, ये फिगर नंबर 1, सिपाही एंड द peasant gather force for the revolt that spread across the plains of North India in 1857। नॉर्थ इंडिया में ये सिपाही जन के सोल्जर्स को बोला गया है और पीजेंट ये कैसे गैदर हुए हैं उसकी ये एक पिक्चर आप देख सकते हो। पॉलिटिक्स एंड द पीपल। In the previous chapter, you looked at the politics of the East India Company and the effect they had on different people। तो क्या जी हमने प्रीवियस जो पिछले चैप्टर्स थे उसमें देखा है कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे उसका इफेक्ट पड़ रहा था अलग अलग लोगों पे। किंग्स, क्वींस, peasant, landlords, ट्राइबल सोल्जर्स was all affected in different ways। जितने भी राजा हैं, रानियां हैं और पीजेंट थे, किसान थे, लैंडलॉर्ड थे, ज़मीनों वाले थे, ट्राइबल लोग थे, सोल्जर थे, सब की लाइफ अफेक्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ people resist politics and a action that harms their interest or go against their sentiments। तो क्या जी जो इनके लॉज थे, ब्रिटिशर्स के लॉ थे जो पॉलिटिक्स में ये लेके आ रहे थे, जो इनके एक्शन थे वो कैसे जो इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, इनके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थे। Nawabs lost their power since the mid 18th century। Nawab and Rajas had सीन देयर पावर इरोड। तो 18th सेंचुरी के मिड में देखना शुरू हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बढ़ती जा रही है और इनकी जो राजा हैं और जो नवाब हैं इनकी जो पावर है इरोड होती जा रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। वो धीरे धीरे जो अपनी राज्य सत्ता है और जो ऑनर है वो सब कुछ लॉस्ट कर रहे हैं। रेजिडेंस हैज़ बीन अ स्टेशनरी स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस। जो फ्रीडम है रूलर की वो अब बिल्कुल भी नहीं रही, यानी कि वो भी ख़त्म हो गई है। देयर आर्म्ड फोर्स डिसबैंड। जो वो उनको आर्मी रखने की इजाज़त नहीं, वो बैंड कर दिया गया, डिसबैंड कर दी गई है उनको। एंड देयर रिवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन बाय द स्टेजेस। तो धीरे धीरे उनके जो भी उनके अधीन इलाके थे उनको भी ले लिया गया। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइज टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत सी रूलिंग क्लासेस ऐसी थी जो अपन बातचीत करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो अपना काम सही करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी वांटेड टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो क्या जी रानी लक्ष्मीबाई ने एक अडॉप्टेड बच्चा लिया था, उसके बच्चा नहीं हुआ था, इसीलिए उसने कंपनी के साथ बात करनी चाहिए और वो जो अडॉप्टेड सन है उसको वो रिकॉग्नाइज दिखाना चाहती थी अब उसके किंगडम को, उसके क्योंकि अब उसके हस्बैंड की डेथ होगी तो जो उसका अडॉप्टेड सन है वो उसका किंग होगा, यानी कि उसका राज्यपाट होगा। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड। तो जो नाना साहिब थे वो भी अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के। प्लीड दैट ही हैड गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन ही इज लेटर डाइड। तो वो बोलते हैं पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहिब के उसके पापा के डेथ के बाद तो उसको पेंशन दी जाए। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपरियोरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन देयर प्लीज। यानी कि उनकी ये जो बातचीत है उन्होंने कोई यानी कि इसके ऊपर अपनी ही सुपरियोरिटी दिखाई और यानी कि इनकी बात का कोई भी उन्होंने नहीं किया कुछ भी, यानी कि उनकी बात नहीं मानेगी इन सिंपल लैंग्वेज। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स। तो अवध थी, जो अवध ये सबसे लास्ट टेरिटरी थी जिसको अनेक्स किया गया, जिसको कब्जे में किया गया। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज अपोज्ड ऑन अवध।
इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। 1856 में इसको कब्जे में कर लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्नड एंड द ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या जी, जो गवर्नर जनरल होते हैं, कौन से होते हैं गवर्नर जनरल? डलहौजी। वो ये डिक्लेयर करते हैं कि ये जो अवध है, अवध की जो टेरिटरी है, यहाँ पे अच्छी मतलब मिस गवर्नेंस हो रही है, जिसके लिए ब्रिटिश रूल यहाँ पे ज़रूरत है। इस यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ब्रिटिश रूल का ज़रूरत है यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे अच्छे से गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। तो वो मुगल डायनेस्टी को भी एंड करना चाहती थी, उसको भी प्लान कर रही थी, वो कैसे वो अपना उसको भी ब्रिंग कर लिया जाए, लेके आया जाए मुगल डायनेस्टी को एंड में। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। तो पहले के ये जो मुगल्स थे, इनके सिक्के चला करते थे, तो ये भी इन्होंने जो कॉइन्स पे इनके जो नेम थे वो भी इन्होंने रिमूव्ड करने शुरू कर दिए। 1849 Governor General Dalhousie announced that after the death of the Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside it। तो क्या जी, बहादुर शाह है जो, बहादुर शाह की लाड डलहौजी ने क्या बोला? उसने बोला कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उसकी जो फैमिली है, जितनी भी उसकी फैमिली है जो रेड फोर्ट में रहते हैं, अब उनको क्या करना पड़ेगा? उनको शिफ्ट होना पड़ेगा, दिल्ली के किसी और प्लेस में रहना पड़ेगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। तो बहादुर शाह जफर उनके अकॉर्डिंग लास्ट किंग होंगे मुगल के, एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द किंग, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड द प्रिंसेस। तो क्या जी, उन्होंने ये रूल लेके आए कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल का कोई भी आगे जो बच्चा है वो राजा नहीं बनेंगे, बस उनको एज अ प्रिंसेस बोला जाएगा, कोई भी राजा नहीं बनेगा। द पीजेंट्स एंड द सिपाही इन द कंट्री साइड, peasants and the zimidar resented the high taxes and the rigid methods of the revenue collection। तो कंट्री साइड यानी कि विलेज वाले इलाके में पीजेंट्स और जो जिम्मेदार थे उनको रीसेंटेड किया गया, मतलब उनको उकसाया गया कि वो हाई टैक्स पे करेंगे और बहुत से रिजिड मेथड से रिवेन्यू कलेक्शन के। मैनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड दे हैड टिल्टेड फॉर जनरेशन। तो जो बहुत लंबे समय तक वो जो अपनी ज़मीन है उसको उस पर कल्टिवेशन कर रहे थे, अब लोन उनके सिर पे इतना हो जाता है, वो टैक्स दें कि लोन दें, भाई टैक्स देना पड़ता था ज़रूरी, और लोन नहीं दे पाने के कारण उनको जो ज़मीन है वो भी उनकी हाथ से जा रही थी। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीज़न फॉर डिस्टेंस। तो जो सिपाही हैं यानी कि सोल्जर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो भी डिसकनेक्ट थे, यानी कि वो भी असंतुष्ट थे। दे वर अनहैप्पी, वो भी अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे अबाउट देयर पे, क्योंकि उनकी जो पे थी, अलाउंसेस थे और जो कंडीशन और सर्विसेज थे वो उनके कारण वो खुश नहीं थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर एवर वायलेटेड देयर आर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ। बहुत से रूल्स ऐसे भी बनाए थे जो उनकी जो रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ हैं और बिलीफ को भी वायलेट करते हैं। डू यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। तो क्या आपको पता है, पहले लोग ऐसा सोचते थे कि अगर वो समुंदर के पार चले जाएंगे, अपनी कंट्री से समुंदर से पार चले जाएंगे, तो उनका जो धर्म है और उसकी कास्ट वो सारी लॉस्ट हो जाएगी, अपनी गुमा देंगे वो। सो व्हेन द 1824 द सिपाही वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी। तो क्या जी, जो सोल्जर्स थे 1824 को सिपाहीज को बोला गया कि आप सी रास्ते से बर्मा में जाओगे। कहाँ पे जाओगे? बर्मा में जाओगे, कंपनी के लिए आपने लड़ाई लड़नी है बर्मा में। ओके,
तो हुआ क्या, फिर क्या हुआ, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, मगर वो क्या, जो इंडियन सोल्जर थे वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो दे आगू टू गो बाय द लैंड रूट, वो एग्रीड, मगर वो एग्री हो जाते हैं कि भाई हम समुंदर के रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बिलीव था ना कि वो उनका रिलीजन और कास्ट वो लॉस कर देंगे अगर वो समुंदर के रास्ते से जाएंगे, समुंदर पार जाएंगे। तो वो एग्री हो जाते हैं कि वो लैंड रूट से जाएंगे। दे वर अ सेवरली पुनिश्ड एंड अ सिंसियर सिंस द इशू डिड नॉट die down. Okay, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. तो 1856 के बाद जब ये इनको कंपनी वालों को, ब्रिटिशर्स को ये मुसीबत आई, प्रॉब्लम आई 1824 में, तो उन्होंने 1856 के बाद उन्होंने एक रूल बना दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी कोई सोल्जर न्यू भी जो अपॉइंटमेंट होते थे भी उनसे पहले ही लिखवा लिया जाता था, उसको एग्री करवाया जाता था कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको समुंदर के पार भी जाना पड़ेगा। सिपाही ऑल्सो रिएक्ट टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, तो जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो रिएक्ट कर रहे थे भी हमारी कंट्री साइड में हो क्या रहा है, विलेजेस में हो क्या रहा है। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, बहुत से क्या थे, पीजेंट्स थे, यानी कि बीजेंट्स से, यानी कि वो थे, किसान थे। एंड हैड अ फैमिली लिविंग इन द विलेज, और उनकी फैमिली भी कहाँ पे रहती थी, और उनकी फैमिली भी विलेजेस में रहती थी। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही, तो क्या जी ये सिपाही में ये जो इनके प्रति हैट्रेड है वो मतलब स्प्रेड होती गई। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स सॉरी फॉर दैट, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, सुधार के काम भी किए थे इन्होंने। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, ब्रिटिश ऐसा बिलीव करते थे कि जो इंडिया की जो सोसाइटी है इसमें कुछ सुधार लेके आने चाहिए। लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ द सती एंड इनकरेज द री मैरिज ऑफ द विडोज, तो उन्होंने ऐसे लॉ पास किए जिसमें उन्होंने जो सती प्रथा है, सती तो आपको पता है ना, अगर किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसको जिंदा को अपने हस्बैंड की चिता में खुद को जलाना होता था, ये होती थी सती प्रैक्टिस। तो सती प्रैक्टिस और ये एंड टू इनकरेज द री मैरिज ऑफ द विडोज, और उन्होंने लॉ पास किया जिसमें से जो विडोज हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो भी री मैरिज यानी कि दोबारा से मैरिज कर सकती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रमोट की गई एजुकेशन में। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी, तो क्या जी वो 1830 में जो कंपनी है वो अलाउ कर देती है जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं कि वो अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी लैंड पे प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास, तो ये जो लॉ की बात कर रहे हैं ये 1830 में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे 1850 में न्यू लॉ लेके आए थे वो। वाज पास्ड टू मेक अ कन्वर्सेशन टू अ क्रिश्चियनिटी ईजियर, तो क्या जी 1850 में वो एक न्यू लॉ लेके आए थे जिसमें वो कन्वर्जन यानी कि वो बदलाव कर सकते हैं अगर कोई क्रिश्चियनिटी में आना चाहता है। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु वाज कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर, तो क्या जी इन्होंने क्या किया, लॉ इस तरीके से बना दिया कि जो क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा, ईसाई धर्म को अपनाएगा, तो उसको अपने जो इंसेस्टर्स हैं ना उसकी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, तो बहुत से इंडियंस को ऐसा लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इनका रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, इनके जो सोशल कस्टम्स हैं और ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज हैं उनको सारे को ख़त्म कर रही हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस, मगर एक साइड पे बहुत से ऐसे भी हमारे इंडिया के लोग थे जो इन चेंजेस को
प्रैक्टिस को मतलब सही मान रहे थे, चाहते थे कि ये होना चाहिए। यू विल रीड अबाउट दिस रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म्स के बारे में, इन मूवमेंट्स के बारे में चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज सिर्फ हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, ये जो बाकी का जो पार्ट है, बाकी का जो ये चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगी आपके लिए। जितना भी पढ़ा है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।